हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 26 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं इसमें, चाहे वो एमपी पटवारी के लिए हो या फिर आबकारी आरक्षक के लिए हो। तो सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं और साथ ही साथ फीफा विश्व कप 2022 भी है। तो मेक श्योर लास्ट तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, कुछ करंट अफेयर दिए हुए हैं इनसे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, डिफेंस से न्यूज़ है। तो भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है कि युद्धपोत जिसका नाम है आईएनएस मोरमुगाओ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका नाम ही है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि जो भी शिप्स हैं, युद्धपोत हैं, तो उनका नाम पूछा जाता है कि किसे अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है आईएनएस मोरमुगाओ। इसका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे एक विश्व रिकॉर्ड से न्यूज़ है। ईरान के एक व्यक्ति हैं अफशीन, इनका पूरा नाम है अफशीन इस्माइल गेदेरजेदा। ये दुनिया के सबसे नाटा व्यक्ति, सबसे कम हाइट के व्यक्ति बने हैं। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल किया गया है। इनकी उम्र है 20 साल और इनकी जो हाइट है यानी कद है, ये है सिर्फ 2 फीट 1.68 इंच यानी कि 65.24 सेंटीमीटर। और इसी के साथ ये विश्व के सबसे नाटे व्यक्ति माने गए हैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा। इनका नाम याद रखिएगा, अफशीन इस्माइल गेदेरजेदा, और ये ईरान के रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आईआईटी और एनआईटी, इसके अलावा ट्रिपल आईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए जो जेईई परीक्षा 2023 है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो कुछ बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मेंस की परीक्षा है जेई की, इसको तो निकालना अनिवार्य किया ही गया है। इसके अलावा जो 12th में स्टूडेंट्स हैं उनमें 75% मार्क्स लाना भी कंपलसरी कर दिया गया है। यानी जेई मेंस भी निकालना है और 75% भी लाने हैं 12th में, तब जाके आपको आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी के जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं इसमें एडमिशन मिल पाएगा। इसके बाद एक और विश्व रिकॉर्ड है। सीरिया के हेयर स्टाइलिस्ट हैं दानी हिस्वानी। इन्होंने 2.9 मीटर की हेयर स्टाइल कर अभी एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो हेयर स्टाइल बनाया गया है, इसकी ऊंचाई है 2.9 मीटर की, और ये हेयर स्टाइल बनाया गया है दानी हिस्वानी के द्वारा, जो कि सीरिया के हेयर स्टाइलिस्ट हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आयरलैंड से न्यूज़ है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं नए, इनका नाम है लियो वाराडकर। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतवंशी हैं, और भारतवंशी विदेश में कहीं भी जाके इनकी नियुक्ति होती है तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है, नियुक्ति वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे। तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं लियो वाराडकर, इनका नाम आपको याद रखना है। और आयरलैंड की बात हुई है तो इनका जो कैपिटल है और करेंसी, ये भी याद रखिएगा। आयरलैंड की कैपिटल यानी कि राजधानी है डबलिन, कैपिटल है डबलिन, और करेंसी है यूरो। कैपिटल है डबलिन, करेंसी है यूरो, और प्रधानमंत्री बन गए हैं लियो वाराडकर। इसके बाद पैक्स है। पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति। क्या है? प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति। इसको पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो अगर आप एमपी लेवल की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीएससी हो, पटवारी हो, व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश पैक्स को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत करने वाला। इसके बाद मध्य प्रदेश से एक और न्यूज़ है। तो मध्य प्रदेश ट्रांसको यानी कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, इसका जो जबलपुर स्थित स्टेट लोड डिस्पेंचर सेंटर है, इसको विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने के लिए, अलग अलग तरह के नवाचार करने के लिए और देश में सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी मॉडल विकसित करने के लिए, इसको देश के पावर सेक्टर का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोड डिस्पेंच सेंटर यानी कि भार प्रेषण केंद्र उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। क्या है? पावर सेक्टर का प्रतिष्ठित पुरस्कार है राष्ट्रीय लोड डिस्पेंच सेंटर उत्कृष्टता पुरस्कार। तो पुरस्कार का नाम आपको याद रखना है, राष्ट्रीय लोड डिस्पेंच सेंटर
उत्कृष्टता पुरस्कार और दिया गया है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के जबलपुर स्थित स्टेट लोड डिस्पेंच सेंटर को। इसके बाद है महत्वपूर्ण दिवस, जो कि है मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। यह मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। इसकी थीम रखी गई है इस साल की डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। फिर से सुन लीजिए, थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। मानव अधिकार दिवस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को जो मानव अधिकार हैं इन पर सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया था। इस कारण से हर साल 10 दिसंबर को इसे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये भी है कि जो भी लोग हैं, उनके जो भी अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, तो उनके बारे में उनको जागरूक किया जा सके। इसकी शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। इसका जो मुख्यालय है ये है न्यूयॉर्क में। यहाँ पे सदस्य हैं 193 देश। आधिकारिक भाषाएं हैं यहाँ पे अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी और अरबी। और प्रेजेंट में यहाँ के अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। तो ये स्टैटिक आपको याद रखने हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे पटवारी को लेके, एमपी पटवारी को लेके। उसी का अगला पार्ट है, उसी सेट का अगला पार्ट है ये। जो क्वेश्चन बचे थे आज के वीडियो में इसे कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली। फिर है डिंडोरी में कौन सा जीवाश्म पार्क स्थित है? तो यह है घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क। फिर अब पंचायत के स्तर पर अभिलेखों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रखरखाव किया जाता है ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा। फिर है नीमच में जवाद और मनसा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है चट्टानों की चित्रकारी के लिए। फिर है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित जी। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की विजय लक्ष्मी पंडित जी। फिर भारत ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति कब प्रारंभ की थी? तो सबसे पहले शुरुआत की गई थी सन 2000 में। नेक्स्ट है तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यह आयोजन किया जाता है ग्वालियर में। फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। फिर वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। नेक्स्ट है मालवा में बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह है छोटी काली सिंध नदी। फिर है बादल महल के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तो राहतगढ़ का जो किला है यह बादल महल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है मालगुडी डेज के निम्नलिखित में से कौन लेखक थे? आपको बताना है कि मालगुडी डेज ये लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये लिखा गया है R.K. नारायण जी के द्वारा। फिर CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं ये CAG की नियुक्ति करते हैं। फिर सीधी में स्थित सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है संजय राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? सीधी में। फिर प्रसिद्ध धनुर्धारी मंदिर यह कहाँ पे है? तो अलीपुरा में है धनुर्धारी मंदिर। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है? तो देहरादून में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। इसके बाद कौन से जिले में भीमबेटका की गुफा मौजूद है? तो रायसेन में मौजूद है भीमबेटका की गुफा। नेक्स्ट है बारासिंघा निम्न में से किस उद्यान में पाया जाता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पाया जाता है बारासिंघा। नेक्स्ट है कौन से अधिवेशन में जलियांवाला बाग नरसंहार कराया गया था? यह कराया गया था रॉलेट एक्ट 1919 में। फिर है बाग का प्राचीन शहर यह कहाँ पे है? तो इंदौर के निकट है बाग का प्राचीन शहर। इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहला गोल किस खिलाड़ी ने दागा है? आपको यह बताना है। तो पहला गोल दागा गया है इनर वेलेंसिया के द्वारा। फिर इस वर्ष किस खिलाड़ी ने सिंसिनाटी ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इस वर्ष जीता है बोर्ना कोरिक ने। फिर वर्ष 2024 में यूएफए यूरो कप किस देश में खेला जाएगा? 2024 में खेला जाएगा जर्मनी में। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस देश ने महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीता है?
स्वर्ण पदक जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। नेक्स्ट है, इस वर्ष फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं। देखिए फ्रेंच ओपन टेनिस में भी होता है और बैडमिंटन में, तो ब्रैकेट में देखिए बैडमिंटन लिखा हुआ, बैडमिंटन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं इस वर्ष? इस वर्ष चैंपियन बने हैं विक्टर एक्सेल्सन। फिर हॉकी का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुल्तान जोहोर कप किस देश में खेला जाता है? तो यह खेला जाता है मलेशिया में। फिर वीरेंद्र सहवाग ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश के खिलाफ दोहरा शतक बनाया है? इन्होंने दोहरा शतक बनाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के वर्तमान में मुख्य कोच कौन है? तो मुख्य कोच हैं गैरेथ साउथगेट। फिर है मार्नस लागुशेन, ये किस देश के दिग्गज क्रिकेटर हैं? तो ये क्रिकेट खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। नेक्स्ट है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश को हराकर हॉकी का कांस्य पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने इस वर्ष जोजो गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? तो इस वर्ष जीते हैं कीगन ब्रैडली। फिर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं? सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं विराट कोहली ने। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस देश ने नेटबॉल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया था ऑस्ट्रेलिया की टीम के द्वारा। फिर वर्ष 2013 में किस देश ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी? तो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी भारत की टीम वर्ष 2013 में। फिर राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम कितनी बार अपने नाम किया है? तो इन्होंने टोटल 14 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। फिर व्लादिमीर क्रेमनिक, ये किस देश के शतरंज खिलाड़ी हैं? तो यह शतरंज खेलते हैं रूस के लिए। फिर वर्ष 2022 में किस महिला खिलाड़ी ने ऑल इंग्लैंड में एकल खिताब जीता है? तो ये जीता गया था अकाने यामागुची के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा खेल एशियन गेम्स 2023 का हिस्सा नहीं है? तो जो चार ऑप्शन है इसमें से पैराग्लाइडिंग एशियन गेम्स 2023 का हिस्सा नहीं है। क्या है? पैराग्लाइडिंग। फिर इस वर्ष किस रेसर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती थी? तो इस वर्ष जीते थे चार्ल्स लेक्लर्क। फिर एमसी मैरी कॉम ने वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितनी बार स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने टोटल 6 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। फिर डोपिंग के कारण प्रतिबंधित हुए शिवपाल सिंह, आपको बताना है कि किस खेल से संबंधित हैं, कौन सा खेल खेलते हैं ये? तो ये संबंधित हैं भाला फेंक से। फिर अब वर्ष 2022 में कोरिया ओपन बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी है? चैंपियन बनी है आन से यंग। फिर अब वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने फेडेक्स कप जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता गया है रॉरी मैकइलरॉय के द्वारा। फिर राष्ट्रमंडल खेल 2022 कौन सा देश पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था? तो दूसरे स्थान पर रहा था इंग्लैंड। फिर इनमें से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल टीम गुजरात जायंट्स का कप्तान है? तो गुजरात जायंट्स के कप्तान थे हार्दिक पांड्या, और इस साल का जो आईपीएल का टूर्नामेंट था ये भी जीता था गुजरात जायंट्स ने ही। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम आबकारी आरक्षक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सेक्शन है इसमें, जैसे सामान्य ज्ञान है, विज्ञान है, मैथ, रीजनिंग है, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन सभी के हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं सामान्य ज्ञान। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत के महान न्यायवादी से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 76 में। फिर है, भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो यह अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। फिर वर्ष 1983 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों हेतु किस समिति का गठन किया था? तो ये समिति थी सरकारिया आयोग। फिर है, दीवान खैरात की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? दीवान खैरात, इसकी स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकल था कलचुरी वंश का संस्थापक, कोकल। फिर कविराज की उपाधि से विभूषित राजा कौन थे? तो राजा भोज थे, जिनको कविराज की उपाधि दी गई थी। फिर है, चोल काल की मुख्य विशेषता को क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन, ये विशेषता थी चोल काल की। फिर गुप्त कालीन प्रसिद्ध
विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो जबलपुर में है विष्णु मंदिर, जो कि गुप्तकालीन एक मंदिर था, काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है, यह जबलपुर में है। इसके बाद है नील दर्पण, इसके रचनाकार कौन है? तीन बंधु मित्र हैं इसके रचनाकार, किसके? नील दर्पण के। फिर है विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी है, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। फिर है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा यह भारत के किस राज्य में है यह बताना है, तो यह है लद्दाख में। इसके बाद है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, किसको कहते हैं? तो बांगर को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। फिर है पोमो कल्चर, आपको बताना है कि किससे संबंधित है ये पोमो कल्चर, तो फूलों के उत्पादन से संबंधित है पोमो कल्चर। फिर है भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1975 में। इसके बाद विज्ञान के क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से न्यूटन मीटर किसकी भौतिकी राशि की एसआई इकाई है? तो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण इसकी एसआई इकाई है न्यूटन मीटर। फिर है वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है त्वरण। फिर है रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो अभिकेंद्रीय बल काम करता है रोलर कोस्टर पे। फिर यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड यह ऊर्जा का मात्रक नहीं है। फिर ताप बढ़ने के साथ जो द्रव्य है इसकी श्यानता पे क्या असर पड़ता है? तो इसकी श्यानता जो है ये घटती है ताप बढ़ने के साथ ही। फिर है ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार की यात्रा करती है? तो यह है विकिरण यात्रा करती है। फिर है C6H6 ये क्या है? ये है बेंजीन। इसके बाद सिरका में मुख्य रूप में कौन सा रसायन मौजूद होता है? तो एसिटिक एसिड होता है सिरका में। फिर है शहद में निम्न में से कौन सी शर्करा प्रमुख है? तो फ्रक्टोस है सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से शहद में। इसके बाद निम्नलिखित में से किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो कॉड लिवर तेल में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन डी। नेक्स्ट है एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है। फिर ईस्ट और मशरूम क्या है? तो यह एक तरह के फफूंद है। नेक्स्ट है बंद गोभी का खाद्य अंश क्या होता है, यानी कि कौन सा भाग खाया जाता है? तो जो भाग खाया जाता है इसे कहा जाता है कायिक कालिका। नेक्स्ट है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो ये कहा जाता है तुलसी को। फिर है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है? उन पौधों को कहा जाता है हेलोफाइट। नेक्स्ट है कार्जेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ है? तो यह है कोलंबिया में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीविका खेती का उदाहरण है? तो स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि यह उदाहरण है जीविका खेती का। इसके बाद यहाँ पे समांतरिक शक्ति और बौद्धिक अभिक्षमता के क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रजनीश की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती है कि इनके इकलौते पुत्र के दादा मेरे ससुर हैं। तो आपको बताना है रजनीश और सरिता से क्या संबंध है इनके बीच में। तो देखिए रजनीश है और सपोज ये सरिता है। तो सरिता रजनीश की ओर इशारा करके कहती है कि इनके इकलौते पुत्र यानी रजनीश के जो पुत्र हैं ये क्या हैं? पुत्र के जो दादा हैं, यानी पुत्र के जो दादा हैं ये रजनीश के पिता होंगे। तो रजनीश के पुत्र के जो दादा हैं वो सरिता के ससुर हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो आपको बताना है कि रजनीश और सरिता से संबंध क्या होगा इनका। तो देखिए रजनीश के पिता जो हैं ससुर हैं सरिता के, तो जाहिर सी बात है सरिता या तो भाभी होंगी रजनीश की या फिर वाइफ होंगी यानी कि पत्नी होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे यहाँ पे पति या देवर दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है नाइफ। नाइफ को लिखा जाता है MPKHG। तो हमें बताना है कि DTGCF को कैसे लिखा जाएगा। तो इस टाइप के जो भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं तो पहले जो एग्जांपल दिया रहता है आपको उसमें रिलेशन ढूंढना है कि उस क्वेश्चन का कोड कैसे लिखा गया है, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे नाइफ दिया हुआ है। पहले नाइफ, नाइफ को लिखा गया है MPKHG। तो के की जगह आ गया है M। तो कैसे आया होगा, यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट्स लिख दिया मैंने साइड में। तो के से M कैसे आया, के के बाद आता है L, इसके बाद M, यानी कि एक छोड़ के अल्फ़ाबेट लिखा गया है। के बाद एक छोड़ दिया L, नेक्स्ट है M लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए नाइफ में N है, तो N के बाद एक छोड़ दिया O, और यहाँ पे है P, तो ये आ गया P। फिर इसी तरह I दिया हुआ है नाइफ में, तो I ये रहा, इसका एक आप छोड़ेंगे तो आ जाएगा K, तो यहाँ पे आ गया K। फिर नाइफ में F दिया हुआ है, तो F के बाद एक छोड़ देंगे G, तो आ जाएगा H। इसी तरह से E के बाद आ जाएगा G। तो हमने रिलेशन ढूंढ लिया जो क्वेश्चन में दिया था। अब हमारा क्वेश्चन है DTGCF। सेम रिलेशन का यूज़ करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए D दिया हुआ है, तो D के बाद हम एक छोड़ेंगे यानी E, तो E के बाद क्या जाएगा F, ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पे T। T देखिए T के बाद एक छोड़ेंगे हम किसको, U को, तो आ जाएगा V, ये आ गया। फिर क्वेश्चन में हमारा G है, तो G के बाद एक छोड़ेंगे यानी H को, तो दिया हुआ है हमारा I। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है C, तो देखिए C के बाद एक छोड़ेंगे D को, तो आएगा क्या E। और लास्ट में है F, तो F के बाद एक छोड़ेंगे G को, तो आ जाएगा H। तो FVIEH ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एक कक्षा में 4 लड़के एक बेंच पर बैठे हुए हैं। सुनील मैथ्यू के बाईं ओर तथा रहीम के दाईं ओर बैठा है। रहीम अनिल के बाईं ओर बैठा है। बाएं छोर पर कौन बैठा है, आपको यह बताना है। तो देखिए हिंदी इंग्लिश में अगर कन्फ्यूज़न हो तो बाएं को बोलते हैं लेफ़्ट, ठीक है, बाएं को बोलते हैं लेफ़्ट और दाएं को बोलते हैं राइट। अब एक कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं। देखिए सुनील मैथ्यू के बाईं ओर बैठा है, यानी सुनील मैथ्यू के लेफ़्ट में बैठा है, तो ये हो गया मैथ्यू, इसके लेफ़्ट में आ गया सुनील। फिर दिया हुआ है तथा रहीम के दाईं ओर बैठा है, यानी रहीम के राइट में बैठा है, रहीम के राइट में बैठा है। अब बचा कौन, बचा हमारा यहाँ पे अनिल। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है रहीम जो है ये अनिल के बाईं ओर बैठा है। रहीम जो है ये अनिल के बाईं ओर बैठा है, यानी कि लेफ़्ट में बैठा है। तो देखिए रहीम तो अनिल के लेफ़्ट में आ जाएगा कुछ इस तरह से, लेकिन यहाँ पे सुनील और मैथ्यू को लेके कुछ रिलेशन नहीं दिया गया है अनिल को लेके। हमें क्वेश्चन में बताना है कि बाएं छोर पे कौन बैठा है, यानी कि लेफ़्ट एंड पे कौन बैठा है। तो देखिए अनिल जो है ये रहीम के राइट में आ जाएगा, एस के बीच में है, एम के बीच में, कहीं पे भी आए, बस ये क्लियर है कि रहीम के राइट में आएगा, कहीं पे भी आ सकता है यहाँ पे। तो सबसे लेफ्ट में बचेगा कौन, सबसे लेफ्ट में बचेगा रहीम, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे रहीम। आप ये आंसर पे देख रहे हैं यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये गलत दिया हुआ है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रहीम। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 छात्रों की कक्षा में करीम जो है इसका स्थान ऊपर से 16वां है, तो नीचे से इसका स्थान क्या होगा। तो देखिए ऊपर से करीम का स्थान है 16वां, यानी इसके पहले यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। तो देखिए टोटल 49 है, 49 में ये 15 हटा दीजिए, हटा दिया आपने, बचे 34। ये 34 बचे, नीचे से स्टार्ट करोगे तो इसकी रैंक हो जाएगी 34th। इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन आपको बता देता हूँ। डायरेक्शन डिस्टेंस के जो क्वेश्चन करते हैं, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर साइड ईस्ट और इधर साइड वेस्ट। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, यानी वेस्ट की ओर, तो वेस्ट की ओर ऐसा चला, पश्चिम की ओर चला, उसके बाद वो दाएं मुड़ा। दाएं अभी आपको बताया मैंने किसको बोलते हैं, राइट को। तो आप जब इस डायरेक्शन में देखेंगे इस एरो की ओर, तो राइट कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, तो ये आ गया दाएं मुड़ गया। इसके बाद दिया है फिर दाएं मुड़ा,
तो आप एरो की ओर देखेंगे तो दायां कहाँ होगा, ये राइट इधर हो गया। इसके बाद दिया हुआ और अंत में वो बाईं ओर मुड़ गया, अंत में लेफ्ट की ओर, बाईं यानी कि लेफ्ट। तो आप एरो के डायरेक्शन में देखोगे तो लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो लास्ट में पूछ रहा है कि वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर हमारी कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है, नॉर्थ यानी कि उत्तर। तो राइट आंसर होगा आपका उत्तर। फिर है 12 वर्षीय महेश अपने भाई रमेश से 3 गुना बड़ा है, तो बताना महेश की आयु क्या होगी जब वह रमेश की आयु का दुगना होगा। तो महेश जो है 12 वर्ष का है और अपने भाई रमेश से 3 गुना बड़ा है, तो ये हो गए महेश और ये हो गया रमेश। महेश की उम्र है 12 वर्ष और ये अपने भाई रमेश से 3 गुना बड़ा है, यानी रमेश की आयु होगी 4। तो आपको बढ़ाना है, आपको बताना है रेशियो 2/1 का हो, यानी कि रमेश की आयु का दुगना हो महेश। तो उस समय आयु क्या होगी रमेश की, आपको यह बताना है। तो देखिए 2-2 साल बढ़ाते चलिए। तो महेश अभी 12 का है, ये हो जाएगा 14 का, ये हो जाएगा 6 का। अभी हुआ क्या दुगना, नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट देखिए 2 साल और बढ़ाएंगे तो ये हो गया 16 और ये हो गया 8। अब यहाँ पे देखिए जो रेशियो निकल के आ रहा है 2/1 का है, यानी कि इस समय पे महेश जो है रमेश की आयु का 2 गुना हो चुका है। रमेश की आयु 8 वर्ष, महेश की है 16 और महेश रमेश की आयु का 2 गुना हो चुका है। तो इसी कंडीशन की बात कर रहा था। उस समय हमें महेश की आयु बतानी थी कितनी होगी जब महेश दुगना हो जाएगा रमेश का। तो इस समय देखिए महेश की आयु है 16 वर्ष। फिर देखिए किसी टंकी का 3/5 भाग जो है 10 मिनट में भर जाता है। हमें बताना है कि शेष भाग को भरने में कितना समय चाहिए। तो देखिए 3/5 का मतलब समझिए किसी टंकी में 5 भाग हैं समझ लीजिए, और उसमें से 3 भाग भर चुके हैं। इनको भरने में कितना समय लगा है, 10 मिनट का। इसको अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 सेकंड। क्लियर है। अब हमारे पास बचा कितना है, 5 में से 3 भाग भर चुका है, हमें भरने हैं 2 भाग। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 3 भाग भरे हैं, 3 भाग भरे हैं, इनको भरने में लगा कितना समय, 600 सेकंड। तो अगर 3 भाग को भरने में लगे हैं 600 सेकंड, तो एक भाग को भरने में कितना लगा होगा, 200 सेकंड। एक भाग को भरने में 200 सेकंड लगा होगा। हमें भरना कितना है, 2 भाग। तो एक भाग को भरने में 200 सेकंड लगा, तो 2 भाग को भरने में कितना लगेगा, 400 सेकंड। अब इसको मिनट में चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 360 सेकंड प्लस 40 सेकंड। 360 सेकंड का मतलब हो गया 6 मिनट और ये 40 सेकंड। तो आंसर हो जाएगा 6 मिनट 40 सेकंड। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण है, 60 लीटर का मिश्रण है। यहाँ पे दूध है, मिल्क और वाटर, क्या रेशियो है, 3 और 1 का। तो मतलब कि 45 लीटर यहाँ पे दूध हो गया और एक भाग यानी कि 15 लीटर यहाँ पे पानी हो गया। तो हमें इसमें बताना है कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाना है। तो देखिए 45 और 15 का भाग है, ठीक है, 45 और 15। तो इसे ये अभी 3:1 का है, इसे हमें 2:1 का करना है, यानी कि दूध का आधा पानी होना चाहिए। तो दूध है 45, ठीक है, और दूध का आधा पानी होना चाहिए, यानी पानी होना चाहिए 45 का आधा कितना होगा, 22.5। और अभी पानी कितना है, 15। तो 15 से 22.5 बनाने के लिए कितना पानी और मिलाना है, 7.5 लीटर। क्लियर है। 7.5 लीटर पानी हम और मिलाएंगे तो जो पानी है ये 15 लीटर से बढ़ के हो जाएगा 22.5 लीटर, और दूध तो 45 लीटर ही था। तो ये जो अनुपात है ये 2/1 हो जाएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने 1200 रुपये में एक सामान खरीदकर 20% के नुकसान पे उसे बेच दिया। उस सामान का विक्रय मूल्य क्या है, आपको ये बताना है। तो किसी व्यक्ति ने सपोज 1200 रुपये में इसे खरीदा है, तो उसने इसकी 100% कीमत चुकाई है। 1200 जो कीमत है ये 100% हो गया। अब उसने उसे 20% के नुकसान में बेचा है, यानी कि 80%
वैल्यू पे उसे बेचा है। 20% का नुकसान का मतलब यही तो हुआ कि उसने 100% दे के यानी कि 1200 दे के खरीदा था, तो उसे 80% में बेचा है, तभी तो 20% का नुकसान हो रहा है। तो देखिए 100% 1200 है, तो इसका 80% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 80/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 960 रुपये। ठीक है, तो 960 रुपये में उसने बेचा है, उस व्यक्ति ने उस सामान को, तब जाके उसे 20% का नुकसान हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कितने रुपए में उसने बेचा है। फिर देखिए यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो बहुत से स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट टिक कर देते हैं कि ए की आय 25% अधिक है तो बी की आय तो 25% कम ही होगी, लेकिन ये गलत है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे आप। देखिए करेंगे कैसे, इसमें आप कोई भी नंबर सपोज कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो सीधे सपोज कर लेते हैं बी की आय हो गई 100 रुपये, तो ए की कितनी हो जाएगी, 25% ज़्यादा है यानी कि 125 हो जाएगी। अब देखिए कम और ज़्यादा कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस लेंगे, दोनों में अंतर कितना है, कितना कम या ज़्यादा है। तो कितनी कम है, देखिए 100 और 125 है तो कितनी कम है, 25 ही कम है ना। और डिवाइड किससे करेंगे, जिससे हमें कम या ज़्यादा निकालना है। तो यहाँ हमें निकालना है कि कम है, बी की आय ए की आय से कितनी कम है। तो ए की आय से हमें निकालना कितनी कम है, तो 25 कम है, और किससे कम है, ए से, तो नीचे आ जाएगा 125। यहीं अगर पूछता कि किससे ज़्यादा है तो बी से ज़्यादा थी तो नीचे 100 आता, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है किससे कम है, तो ए से कम है तो नीचे आया 125, और परसेंटेज यानी कि इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 और ये 20। तो यहाँ पे 20% कमी होगी बी की आय में ए के कंपैरिजन में। देखिए अगर आप डायरेक्ट टिक करेंगे 25% तो ये गलत होगा, आंसर होगा 20%। इसके बाद मूव करते हैं स्पोर्ट्स के सेक्शन पे, जहाँ पे सबसे पहले फीफा विश्व कप 2022, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के 99% चांसेस हैं। 2022 का जो फीफा विश्व कप है ये जीता है अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना ने। क्लियर है, इन्होंने फाइनल में हराया किसको है, फाइनल में हराया इन्होंने फ्रांस को, पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 के स्कोर से अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के जीता है 2022 का विश्व कप। दूसरी चीज़ ये, इस साल का टूर्नामेंट कहाँ खेला गया था, कई बार बता चुका हूँ, इस साल का टूर्नामेंट खेला गया था कतर में, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि कतर पहला अरब देश बना है फीफा विश्व कप को आयोजित कराने वाला, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। तो अर्जेंटीना ने ये तीसरी बार विश्व कप जीता है, फीफा विश्व कप तीसरी बार जीता है। इसके पहले 1978, 1986 में भी जीत चुका है, और अब 2022 में। फिर आता सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, तो सबसे ज़्यादा बार जीता है ब्राज़ील की टीम ने, ब्राज़ील ने 5 बार जीता है सबसे ज़्यादा बार इस टूर्नामेंट को। इसके बाद जर्मनी और इटली हैं 4-4 बार। इसके बाद बात करते हैं लियोनेल मेसी की, जो कि अर्जेंटीना की टीम के कप्तान थे। तो इन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल का अवार्ड जीता है, गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल ये अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने हैं अर्जेंटीना के एमी मार्टिनेज। कौन है, एमी मार्टिनेज। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी भी बने हैं अर्जेंटीना के ही एंजो फर्नांडेज, सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी बने हैं एंजो फर्नांडेज, ये भी अर्जेंटीना के ही हैं। फ्रांस के जो कैप्टन थे किलियन एम्बाप्पे, इन्होंने विश्व कप में सबसे ज़्यादा 8 गोल किए हैं, और इसके लिए इन्हें गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है, गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है किलियन एम्बाप्पे को, फ्रांस के कैप्टन थे। मेसी को मिला था गोल्डन बॉल, और इस अवार्ड को जीतने वाले ये पहले फुटबॉलर बन गए हैं। 2014 में भी मेसी को ही अवार्ड दिया गया था, और अब 2022 में ये अवार्ड दिया गया है गोल्डन बॉल का मेसी को ही। तो इस पुरस्कार को जीतने वाले, 2 बार जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ से याद होने चाहिए विश्व कप के बारे में, क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा संभावना है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे ITF विश्व चैंपियन की बात करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने हाल ही में राफेल नडाल को ITF विश्व चैंपियन चुना है इस साल का। ठीक है, 2022 का ITF विश्व चैंपियन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं राफेल नडाल। ये खेलते हैं स्पेन के लिए, याद रखिएगा। ये तो हो गई पुरुषों की बात। महिलाओं में बात करते हैं तो पोलैंड की युवा टेनिस खिलाड़ी हैं ईगा स्विएतेक। पोलैंड की हैं, कौन है? ईगा स्विएतेक। इन्हें महिलाओं के वर्ग में ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार के लिए चुना गया है 2022 के लिए। राफेल नडाल ने 5वीं बार इस ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार को हासिल किया है। इसके पहले इन्होंने 2008, 2010, 2017 और 2019 में भी इस अवार्ड को जीता था। इसके अलावा इसी साल यानी 2022 में ही राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। तो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। तो इसमें से 2 नडाल ने जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। इसके अलावा राफेल नडाल के नाम पुरुष वर्ग में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का रिकॉर्ड है। इन्होंने टोटल 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं और ये सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं। इसके बाद है हॉकी का टूर्नामेंट FIH हॉकी महिला नेशंस कप। तो हाल ही में स्पेन में आयोजित हुआ था ये टूर्नामेंट, जहां पे भारत की महिला हॉकी टीम ने जीत हासिल की है और इस कप को अपने नाम कर लिया है। तो भारत ने फाइनल में स्पेन को 1-0 से हरा के जीत लिया है 2022 का FIH हॉकी महिला नेशंस कप। और ये इवेंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बार हुआ है इस टूर्नामेंट को आयोजित कराया गया था महिलाओं की श्रेणी में। FIH ने पहली बार हॉकी महिला नेशंस कप का आयोजन किया था। इस टूर्नामेंट में टोटल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और क्योंकि ये पहला टूर्नामेंट था और भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता है, तो भारत इस टूर्नामेंट का पहला चैंपियन बन गया है। इस कारण से ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फ्रांस के फुटबॉलर हैं करीम बेंजेमा। इन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो फ्रांस के स्टार फुटबॉलर थे करीम बेंजेमा, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। इसके बाद है T20 ब्लाइंड विश्व कप। तो ये भारत में हुआ था अभी हाल ही में। यहाँ पे भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हरा के जीत लिया है इस साल का ब्लाइंड T20 विश्व कप। तो ये भी आपको याद रखना है, 2022 का ब्लाइंड T20 विश्व कप जीता है भारत ने बांग्लादेश को हराकर। लास्ट में देखते हैं कुछ स्मृति शेष। तो यहाँ पे सबसे पहले पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था 1971 में, यहाँ पे नायक थे भैरव सिंह राठौर। हाल ही में इनका निधन हो गया है। 1971 के युद्ध के ये नायक थे भैरव सिंह राठौर, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इसके बाद है पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री, और इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पोलैंड के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री थे। इनका नाम था जनरल मिरोस्लाव हेमरजेवस्की। हाल ही में 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नाम फिर से सुन लीजिए, इकलौते अंतरिक्ष यात्री थे पोलैंड के, इनका नाम था मिरोस्लाव हेमरजेवस्की। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। इसके बाद हैं थाईलैंड की राजकुमारी। जो थाईलैंड के राजा हैं वजीरा लोंगकोर्न, इनकी बड़ी बेटी हैं प्रिंसेस बजरा कितियाभा। हाल ही में 44 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। थाईलैंड की राजकुमारी थी और ये राजगद्दी की उत्तराधिकारी मानी जा रही थी क्योंकि ये राजा की बड़ी बेटी थी। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो तो और इसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग न्यूज़पेपर मैगजीन की PDF अवेलेबल है, जॉब्स की नोटिफिकेशन है, जॉब अलर्ट हैं, डेली GK है, वोकैब है, करंट अफेयर है। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड चीज़ें जो हैं, मटेरियल हैं, सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं उस चैनल को। इसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।